नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। काफ़ी समय से हम लोग ये देख रहे हैं कि जो हमारी संवैधानिक संस्थाएँ हैं, उनका मिसयूज़ बहुत हो रहा है। वो एक्चुअल में मूलतः जिस काम के लिए हैं, ठीक है वो काम भी कर रही हैं और इसीलिए देश गतिमान है, आगे बढ़ रहा है, प्रगति कर रहा है। और जो लक्ष्य है प्रधानमंत्री का कि 2047 तक उसको विकसित देशों की पांत में ले जाकर के खड़ा करना है, उस ओर भी हमें शुभ संकेत मिल रहे हैं कि हम बढ़ रहे हैं। लेकिन क्या ही अच्छा हो कि सब यानी पक्ष भी विपक्ष भी, जो आपसे सहमत हैं वो भी, जो आपसे असहमत हैं वो भी, मतलब मतांतर रखते हुए भी, मतभेद रखते हुए भी अगर सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाएं और चीजों को रोकने के बजाय जो एक समालोचना होती है वो अगर आप अपना रुख रखें तो नतीजे और बेहतर आ सकते हैं। लेकिन हम देख रहे हैं कभी पेगासस को लेकर के, कभी बीबीसी की कोई डॉक्यूमेंट्री 2 खंडों में आ जाती है उसको लेकर के, कभी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को लेकर के, अडानी का मसला सिर पर उठा लेते हैं और कभी मणिपुर जैसा एक बहाना बनाया जाता है पार्लियामेंट को रोकने के लिए। और ये हम 2014 के बाद से देख रहे हैं। 2014 से पहले ये बात ठीक है कि जब डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार थी तो यूपीए सरकार के टाइम में बहुत सारे भ्रष्टाचार, घोटाले और गड़बड़ियां सामने आई थी। तब विपक्ष ने जेपी सिंह की मांग करते हुए करीब 13 दिन तक पार्लियामेंट को नहीं चलने दिया था। अब ये बहाना बनाते हैं कि साहब इन्होंने भी तो नहीं चलने दिया था, वो केवल एक बार था, एक मुद्दे को लेकर के था, लेकिन इन्होंने तो उसकी पूंछ पकड़ करके अब हर मुद्दे पर पार्लियामेंट के शुरू के 10, 12, 15 दिन बर्बाद करने ही करने हैं। और केवल पार्लियामेंट की बात नहीं है, आप सुप्रीम कोर्ट को देख लीजिए। नरेंद्र मोदी के पहले कार्यकाल में कम से कम 9-10 पीआईएल अलग अलग लोगों के और संस्थाओं के द्वारा ऐसी लगवाई गई थी जो आधार को लेकर के, तमाम दूसरी चीज़ों को लेकर के एक बहाने बनाए गए थे कि किसी तरीके से इन चीज़ों को रोका जाए। यानी देश के विकास को आप रोकना चाहते हैं। अगर आप संसद नहीं चलने दे रहे हैं, इसका मतलब आप विधेयकों को पास नहीं होने देना चाहते हैं। और विधेयक भी कौन से? जो राष्ट्र हित के हैं, जिनके पारित होने के बाद, जिनके कानून बनने के बाद लोगों के जीवन में आमूल-चूल बदलाव, परिवर्तन और सुधार हो सकता है। इधर हमने देखा है आईएमएफ की रिपोर्ट हो, योजना आयोग की रिपोर्ट हो, विश्व बैंक की रिपोर्ट हो, बड़े सकारात्मक आंकड़े और टिप्पणियां उनकी तरफ से आई है और उन्होंने कहा है कि भारत में गरीबी कम हो रही है। तो सवाल ये है कि जो बाकी के टूल्स हैं हमारे, चाहे विपक्षी दल हों या मीडिया के लोग हों, और मीडिया के लोग से मुझे याद आया कि दुरुपयोग केवल पार्लियामेंट का या सुप्रीम कोर्ट का नहीं किया जा रहा है। जो लोकतंत्र के 3 स्तंभ माने जाते हैं, उनमें कार्यपालिका, विधायिका भी है और मीडिया को भी अगर हम चौथे स्तंभ के तौर पर मान लें, तो कहीं न कहीं उसका भी मिसयूज़ हो रहा है। मेरे साथ बहुत ही ख़ास मेहमान जुड़ रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के वकील और इसके अलावा आपके जाने-पहचाने चेहरे, जिनका अपना चैनल भी है, विजय सरदाना इनसाइट्स। और हमारे चैनल पर लगातार वो आते रहते हैं विभिन्न विषयों पर अपने विचार रखने के लिए, मार्गदर्शन करने के लिए। राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक मामलों के बहुत ही महीन जानकार हैं। तो ये ऐसा मुद्दा है जिस पर विजय जी के विचार ज़रूर जानने चाहेंगे। विजय जी, बहुत स्वागत है आपका।
नमस्कार। नमस्कार सर, प्रणाम। विजय जी, हम देख रहे हैं कि 20 जुलाई को संसद का मानसून सत्र शुरू हुआ था। कुछ विधेयक जरूर सरकार ने पारित करा लिए हैं शोर शराबे के बीच, पर राज्यसभा में हम देख रहे हैं कामकाज नहीं हो पा रहा है, लोकसभा में भी नहीं हो पा रहा है। ये जो एड़ामेंट है, खास तौर से विपक्षी दल, किस नज़रिए से आप देखेंगे और क्या ये हमारी लोकतांत्रिक जो संस्थाएं हैं उनका एक तरीके से सियासी फायदा उठाने के लिए, पता नहीं उठा भी पाते हैं या नुकसान ही होता है, पर शायद मंशा उनकी यही है, इनका दुरुपयोग किया जा रहा है? ओंकार जी, सबसे पहले आपको और दर्शकों को प्रणाम। जी, बहुत स्वागत है, नमस्कार। देखिए सर, जहां तक बात है संसद की कार्रवाई की, जिसको लेके आपने चर्चा की शुरुआत करी, सरकार को भी ये पता है कि ऑपोजिशन संसद नहीं चलने देगा। इसीलिए सरकार की रणनीति ये है कि ऑपोजिशन सरकार को काम करने दे या ना दे, संसद चले या ना चले, इवन हंगामे के बीच में भी जो महत्वपूर्ण बिल हैं, जो सरकार की अपनी पॉलिसीज हैं, जो सरकार करना चाह रही है, उसको आप पारित करवाते जाएं। और अल्टीमेटली होगा क्या? दुख इस बात का है कि ऑपोजिशन अगर ये सोच रहा है कि वो सरकार को रोक रहे हैं और सरकार काम नहीं कर पाएगी, इनफैक्ट हकीकत ये है कि सरकार तो बिल पास करा लेगी हंगामे के बीच में, लेकिन जब चर्चा नहीं होगी तो विपक्षी दल जो अपने मुद्दे रखना चाहते हैं वो नहीं रख पाएंगे। तो कुल मिला के बात यह हुई कि सरकार अपना बिल बनाएगी, संसद में रखेगी, चर्चा विपक्ष करने नहीं देगा, हंगामे में वॉइस वोट से सारे बिल पास होते जाएंगे, वो बन जाएंगे देश के कानून। उसके बाद ना कोर्ट ना विपक्ष इस बात को कह पाएगा कि ये जो कार्रवाई हो रही है ये गैर कानूनी है, क्योंकि संसद ने उस बिल को पास किया, अब वो देश का कानून बन गया। अब ये विपक्ष को सोचना है कि क्या वो भाजपा के हाथ में खेल रहे हैं। वो जिस तरह से हर दिन हंगामा कर रहे हैं, अल्टीमेटली नुकसान विपक्ष का हो रहा है, क्योंकि जब पता है मुझे कि सामने वाला पढ़ेगा ही नहीं, कंट्रीब्यूट ही नहीं करेगा, गलतियां भी नहीं निकालेगा, उसमें कोई सुझाव या सुधार भी नहीं करेगा, तो फिर तो मैं जो चाहूंगा वो मैं करूंगा। और ये स्थिति आज हमारे सामने है। तो अल्टीमेटली मुझे नहीं लगता कि इस समय सरकार का कोई नुकसान हो रहा है। हाँ, एक पब्लिक इमेज ये जा रही है कि संसद चल नहीं रहा, लेकिन मोदी सरकार भी ये कहने को तैयार होगी कि भाई देखिए, हम लोग तो तैयार हैं चर्चा के लिए। अगर यही लोग नहीं आके बैठेंगे, यही लोग अगर चर्चा में मुद्दा नहीं उठाएंगे या बहस नहीं करेंगे संसद में, तो गलती हमारी तो नहीं है और जनता इस बात को समझ रही है। तो कुल मिला के आज स्थिति सर यही है कि सरकार जो चाह रही है वो बिल पास हो रहे हैं। अब उसको सुप्रीम कोर्ट भी ये नहीं कह सकता कि आप संसद में हंगामा हो रहा है तो आप बिल कैसे पास करेंगे, क्योंकि सेपरेशन ऑफ पावर में सुप्रीम कोर्ट को कोई अधिकार नहीं है संसद में इंटरफियर करने का। और संसद में जो भी ड्राफ्ट केंद्र सरकार लेके आएगी, अगर वो पास हो जाता है तो वो देश का कानून है। अब सुप्रीम कोर्ट ये भी नहीं कह सकता कि नहीं, ये लॉ डिफेक्टिव है, संसद ने पास किया है, आपका काम लॉ डिफेक्टिव है या सही है, इसका जस्टिफिकेशन नहीं है। आपको तो सिर्फ ये देखना है कि जो कानून पास हुआ है संविधान के हिसाब से, संसदीय प्रक्रिया के हिसाब से, आप उसका इंटरप्रिटेशन करिए। तो मुझे लगता है कि नुकसान विपक्ष का है, वो कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे हैं, उनके हाथ से धीरे धीरे चीजें निकलती जाएंगी और मोदी सरकार सारे बिल पास करके उसका क्रेडिट आने वाले दिनों में चुनाव में उठाएगी। और यही रणनीति के हिसाब से मुझे लग रहा है कि इस समय संसद में काम हो रहा है। विजय जी, पिछले करीब 20-22 साल से मैं भी पार्लियामेंट कवर करता हूं, मैं भी पार्लियामेंट जाता रहा हूं, अलग अलग अखबारों के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर प्रेस गैलरी में बैठ कर के भी चर्चाओं को देखता रहा हूं। अटल जी जब प्राइम मिनिस्टर थे तो भी मैं कवर करता था, उसके बाद डॉक्टर मनमोहन सिंह आए और अब हम 2014 से नरेंद्र मोदी को देख रहे हैं। मुझे बहुत अच्छे तरीके से ध्यान है, एक समय था जब
पार्लियामेंट में कई पूर्व प्रधानमंत्री भी बैठते थे और अगर अटल जी बोल रहे हैं यानी नेता सदन बोल रहे हैं तो पिन ड्रॉप साइलेंस होता था पार्लियामेंट के भीतर, पिन ड्रॉप साइलेंस। अगर उनके बीच में चंद्रशेखर अचानक खड़े हो गए हैं कुछ कहने के लिए तो अटल जी 1 सेकंड नहीं लगाते थे, उनका सम्मान करते हुए अपने चेयर पर बैठ जाते थे। ये सदन का माहौल हुआ करता था। ये आज हम देखते हैं कि प्राइम मिनिस्टर भाषण दे रहे होते हैं और लगातार विपक्षी बेंचों से नारेबाजी की जाती है, उनको बोलने से रोका जाता है। ये हालात कैसे पहुंच गए पार्लियामेंट के? सर, हमारे राजनीतिक दलों का, अगर मैं कहूं उनके नेताओं का गिरता हुआ सामाजिक और नैतिक स्तर है, और क्या हो सकता है। क्योंकि संसद के अंदर कुछ मर्यादाएं हैं, कुछ नॉर्म्स हैं, कुछ डेकोरम है। अगर हम उसका सम्मान नहीं करेंगे, अगर कि जिस संस्था से हम बिलोंग करते हैं अगर हम उनके डेकोरम का सम्मान नहीं करेंगे तो संस्था अपने आप में खत्म हो जाएगी या उसकी वैल्यू समाज के अंदर कम हो जाएगी। अब कुल मिला के ये सोचना है हमारे जो राजनीतिक दल हैं, चाहे वो सत्ता में हो या विपक्ष में हो, कि आपके आचरण से समाज में जो आप अपनी प्रस्तुति कर रहे हैं या अपने बारे में जो आप दिखा रहे हैं, आपका व्यवहार, आपकी कार्यशैली, क्या समाज उसको एप्रिशिएट करेगा? और ये डेमोक्रेसी के अंदर एक मजबूरी है कि आपको एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव चाहिए। अब ये हर कॉन्स्टिट्यूएंसी का आदमी देखेगा कि मेरा एमपी वहां जाके कर क्या रहा है, और अगर मेरा एमपी कुछ कर नहीं रहा, सिर्फ हंगामा कर रहा है, तो उनको पता नहीं खुशी होती होगी या वो दुख होता होगा कि हम किस तरह के लोगों को यहां से भेज रहे हैं। तो मुझे लगता है इस समय समाज में भी एक चिंतन की बात होनी चाहिए कि जो लोग, जिनको आपने मौका दिया और उन्होंने जाके संसद में अराजकता फैलाई, और जब वो दोबारा टिकट लेके आपके बीच में आते हैं तो ऐसे लोगों को चुन के आप ना भेजें, क्योंकि उनका चाल चरित्र आपके सामने। तो इसीलिए अब ये जनता की जिम्मेवारी है कि अपने अपने एमपीज का, अपने अपने एमएलएज की अकाउंटेबिलिटी देखें, उनसे पूछें कि आप कितने दिन संसद में थे। आप एमएलएज और एमपी से ये पूछें कि आपका योगदान क्या रहा चर्चा में, किन मुद्दों पे आपने मुद्दे उठाए। मैं ये कह सकता हूं कि ठीक है 90% लोग इस बात को कहेंगे कि साहब हम कैसे पूछेंगे, लेकिन हर कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर भारत में यूथ रहता है, कॉलेज के बच्चे हैं, सब सोशल मीडिया पे एक्टिव है। क्या वो सोशल मीडिया, हर डिस्ट्रिक्ट का जो यूथ ग्रुप है, जो कॉलेज गोइंग बच्चे हैं, क्योंकि आज वो भी फर्स्ट टाइम वोटर है, क्या वो अपने नेताओं से ये नहीं पूछ सकते कि भाई साहब जरा आप अपना लेखा जोखा दीजिए कि आपने 5 साल किया क्या, संसदीय क्षेत्र के कितने सवाल उठाए, उनके क्या जवाब थे, या आप सिर्फ वहां जाके टीएडीए लेने गए थे और काम कुछ नहीं किया जिसके लिए हमने आपको भेजा था। तो मुझे लगता है जब जनता सवाल करेगी तो इन लोगों की मजबूरी हो जाएगी कि संसद में बैठ के काम करें, क्योंकि जनता को दिखाएंगे क्या? रिपोर्ट कार्ड तो जनता को मांगनी चाहिए, अपने पॉलिटिकल लीडर को रिपोर्ट कार्ड दिखाने से क्या होगा? क्योंकि नुकसान तो जनता का हो रहा है। अगर आप उनके मुद्दे नहीं उठा रहे हैं, वहां की समस्याओं को नहीं उठा रहे हैं, सरकार का ध्यान आकर्षित नहीं कर रहे हैं, मान लीजिए कहीं पे हॉस्पिटल चाहिए, कहीं स्कूल चाहिए, कहीं ड्रेनेज सिस्टम है, कहीं फ्लड सिचुएशन है, कहीं किसानों के मुद्दे हैं, कहीं कोई और लॉ एंड ऑर्डर की समस्या है, अगर आप नहीं उठा रहे हैं और सरकार ध्यान नहीं दे रही है तो वहां की जनता का नुकसान है। और जनता इसीलिए तो चुन के भेजती है रिप्रेजेंटेटिव कि आप जाइए हमारे मुद्दे उठाइए, और वो अगर नहीं उठा रहे हैं तो मुझे लगता है जनता को रिपोर्ट कार्ड मांगना चाहिए, और हर सांसद सत्र के पहले और बाद में कि इस बार आपने कितने क्वेश्चन पोस्ट किए, और जब संसद खत्म हो जाए, सत्र खत्म हो जाए, तो पूछा जाए कि आपकी परफॉर्मेंस क्या रही। मुझे लगता है कि अगर अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में जब ये लोग वापस जाएंगे, वहां के पत्रकार, वहां के बुद्धिजीवी, वहां का अलर्ट जो सोसाइटी ग्रुप है, अगर वो इनसे सवाल करेगा तो मुझे लगता है इस तरह के हंगामे कम होंगे, क्योंकि वो जाके क्या बोलेंगे कि हम सब पूरे सत्र में हंगामा करते रहे, सरकार हमारी सुन नहीं रही थी।
तो भाई पिछली बार भी नहीं सुन रही, इस बार भी नहीं सुन रही, तो ठीक है, फिर आपकी जरूरत क्या है? इसका मतलब आप तालमेल नहीं बना सकते संसद में। तो जनता भी सोचने पे मजबूर होगी कि आज जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं, क्या वो वास्तव में रिप्रेजेंटेटिव हैं या सिर्फ वो टैक्स पेयर के पैसे पे मजे करने जा रहे हैं? ये जनता को सोचना। विजय जी, ये देखने में आता है किसी पार्लियामेंट सेशन से ठीक पहले हिंडनबर्ग की रिपोर्ट उछाली जाती है, किसी पार्लियामेंट सेशन से पहले पेगासस, हमारे मोबाइल में पेगासस डाल दिया गया है। जब सुप्रीम कोर्ट उसकी जांच करवाती है, पता लगता है कि कोई पेगासस नाम का सॉफ्टवेयर किसी मोबाइल में नहीं, और जब इन लोगों से मोबाइल फ़ोन मांगे गए तो केवल 29 मिले। 29 में भी कुछ नहीं मिला, कुछ में कोई सॉफ्टवेयर नाम की कोई चीज़ नहीं थी, कुछ और था। 3 या 4 या 5 में ये जो हल्ले काटे जाते हैं, जो बहाने बनाए जाते हैं पार्लियामेंट सेशन को रोकने के लिए, कार्रवाई को रोकने के लिए, सरकार कुछ कर ना पाए। बीबीसी डॉक्यूमेंट्री का मैंने जिक्र किया, 3 कृषि कानूनों को लेकर के भी पार्लियामेंट को रोका गया था। यहाँ पर 13 महीने तक बवाल कराया गया था, दिल्ली के 4 तरफ कथित किसानों को बैठा करके, और ये हर बार होता है। इस बार भी एक वीडियो जो 70 दिन पहले का था, उसको अचानक मानसून सत्र से ठीक पहले सामने लाया गया। तो क्या हम ये माने कि जो मौजूदा विपक्ष है, या कहें कि जो मोदी विरोधी राजनीतिक दल हैं, वो हर पार्लियामेंट सेशन को डिस्ट्रॉय करने के लिए किसी ना किसी मसले को डिजाइन करते हैं? सर देखिए, ऑपोजिशन 2 तरह से काम कर सकता है। एक तो है कंस्ट्रक्टिव, समाज और देश के हित में आप मुद्दे उठाएं और सरकार को फोर्स करें कि आप उन पे काम करें। एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि हम मुद्दे नहीं उठा पा रहे हैं तो कम से कम सरकार को जनता के बीच में बदनाम करने का कुछ मौका बनाया जाए, ताकि लोगों का सरकार से भरोसा हटे और फिर लोग उस पे उनके खिलाफ जाएं, और जब चुनाव आए तो इसका फायदा ऑपोजिशन को मिले। मुझे लगता है कि ये एक रणनीति के तहत किया जा रहा है, और ये उनका हक भी है कि भाई आप अपोजिशन है तो आप सरकार को घेरेंगे किसी ना किसी मुद्दे पे, अब जो उनको उचित लगता है वो करें। लेकिन सवाल इस बात का ये है कि अगर ऑपोजिशन ये सोच रहा है कि इस तरह का हंगामा करने से जनता मूड बदल देती है, तो ये जमाना सोशल मीडिया का है। चुनाव से पहले आज आप कुछ भी बोल दीजिए, चुनाव से पहले जिस तरह का माहौल क्रिएट किया जाएगा सोशल मीडिया के माध्यम से, वो बहुत अलग होगा, वो मुद्दे अलग होंगे जिसकी चर्चा आज हम कर रहे हैं। और सबको ये पता है कि लोगों की मेमोरी बहुत शॉर्ट है। उदाहरण के लिए, आप किसान आंदोलन 13 महीने चला। जब यही किसान नेता पंजाब में वोट मांगने गए, सबकी जमानत जब्त हो गई। तो ये बताता है कि जो जनता है वो समझदार है। ठीक है, आपको हंगामा करना है, हम आपको मॉरल सपोर्ट दे रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम आपकी पॉलिटिकल कैपेबिलिटी या एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेबिलिटी को रिस्पेक्ट दे रहे हैं। ये बहुत अलग मुद्दे हैं। इसीलिए जब रैलियों में भीड़ आती है, इसका मतलब ये नहीं है कि भीड़ वोट में कन्वर्ट होगी। भीड़ जुटाने के तरीके, भीड़ों को इकट्ठा करने का तरीका, ये आज की तारीख में अपने आप में एक इंडस्ट्री है। कॉन्ट्रैक्ट दिए जाते हैं इस काम के लिए कि आपको हर एक एमएलए वार्ड वाले को बोला होगा कि भाई आपको एक एक बस भर के लेके आनी है, और हर मोहल्ले में 140 करोड़ की आबादी में इतने लोग तो मिल ही जाएंगे कि जो कहेंगे चल यार घूम के आते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि भीड़ इकट्ठी करना अपने आप में एक उद्योग है। और जहां तक बात है जनता को, आज ये कितना भी हंगामा कर ले, मुझे नहीं लगता कि पेगासस किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के मैनिफेस्टो का पार्ट होगा। ये बात हमें समझनी होगी सर। या किसान आंदोलन को लेके जो हंगामा हुआ, अब एग्रीकल्चर रिफॉर्म पे ये देखना होगा कि अगले चुनाव में अपोजिशन क्या एग्रीकल्चर सुधार के बारे में विचार रखता है। एक एजेंडा सबके खाते में होगा, वो है सब्सिडी बढ़ाएंगे।
टैक्स पेयर के पैसे को कैसे बंदरबाट की जाए, लूटमार की जाए, इसका प्लान सबके पास है। लेकिन उसी इलेक्शन मैनिफेस्टो में कोई पार्टी ये नहीं लिखेगी कि रेवेन्यू जनरेशन कैसे होगा। लॉलीपॉप बांटना, रेवड़ी बांटने का एजेंडा सबके पास होगा। अब ये केजरीवाल अगर चाहे कि मैं 300 यूनिट बिजली देकर चुनाव जीत जाऊंगा, ऐसा नहीं है। आप 300 बोलोगे, कांग्रेस 400 बोल देगी, हो सकता है बीजेपी 500 यूनिट बोल दे। ये कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स अब शुरू हो गई है, तो इसमें कोई यूएसपी नहीं रहा। तो जब सभी फ्री बांट रहे हैं तो फिर जनता वापस उसी मुद्दे पे आ जाएगी कि चलिए ठीक है, फ्री तो सब दे रहे हैं, अब बताएं कि पार्टी अच्छी कौन सी। तो ये जो फॉर्मूले हैं फ्री गिफ्टिंग के, ये 1-2 चुनाव तक चलते हैं, इनकी लाइफ ज्यादा नहीं है, क्योंकि वो कॉपी पे सब कर लेते हैं। फिर मुद्दे बात आ जाएंगी डेवलपमेंट को लेके, देश के लिए आप क्या कर रहे हैं, रोजगार के लिए क्या कर रहे हैं, वगैरह वगैरह। और ये बात हमें देखने को मिलेगी आने वाले दिन। तो जहां तक बात है ऑपोजिशन की हंगामा करने की, सर ये उनका फर्ज है, वो करेंगे। लेकिन क्या चुनाव में और चुनाव मैनिफेस्टो में क्या ये इसकी चर्चा करेंगे, मुझे नहीं लगता। राज्यसभा के जो मेंबर्स हैं उनकी संख्या कुल मिलाकर के 246 है। आम आदमी पार्टी के सदस्यों की संख्या अभी केवल 8 है 246 में, यानी 238 दूसरे दलों के हैं। उनमें 100 से कुछ अधिक भारतीय जनता पार्टी के ही हैं। 8 मेंबर, और 8 में से भी एक मेंबर संजय सिंह पार्लियामेंट को बंधक बनाने की कोशिश करे, सभापति के सामने खड़े होकर के उनको उंगली दिखाना करे, उन पर चिल्लाना शुरू करे कि साहब आप प्राइम मिनिस्टर को बुलाइए, वो मणिपुर जल रहा है उस पर बयान दें। और अल्टीमेटली जो हुआ वो सबने देखा है कि संजय सिंह को शेष सत्र से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। ये जो नए तरीके के तौर तरीके अपना रही हैं ये पार्टियां, जो उच्च सदन कहलाता है, विजय जी आपने तो देखा है, आपकी तो यादों में होगी वो चीजें कि लोकसभा में तो कभी कभी हंगामा हो जाता था, शोर शराबा हो जाता था, लेकिन राज्यसभा में नहीं होता था। राज्यसभा में उसको उच्च सदन ही इसलिए कहा जाता था कि अलग अलग क्षेत्रों के बहुत ही लर्निड पर्सन्स जो हैं वो उसमें लाए जाते थे। जो पॉलिटिकल पार्टी की लीडरशिप थी या उनके जो नेता थे, पदाधिकारी थे, उनको परहेज किया जाता था राज्यसभा में लाने से। लेकिन अब तो हम देख रहे हैं कि धड़ल्ले से ऐसे लोगों को भेजा जाता है जो केवल हंगामे के लिए ही जाने जाते हैं, या अगर मैं उस शब्द का इस्तेमाल करूं तो जो गुंडई के लिए जाने जाते हैं, ऐसे लोगों को राज्यसभा में भेजा जा रहा है। तो क्या उच्च सदन की भी अब गरिमा तार तार की जा रही है, और इसके पीछे क्या हेतु क्या है? सर देखिए, आप उसी को राज्यसभा भेजेंगे जिसमें आपके पास कुल मिला के जो आपके कैंडिडेट्स होंगे, जो आपकी पार्टी के कल्चर के लोग होंगे, और तो कोई बाहर से आएगा नहीं। तो कहने का मतलब बहुत सिंपल है सर, कि इस पूरे प्रोसेस के अंदर अगर आप देखें, संजय सिंह इस समय हंगामा कर रहे हैं और उनको बाहर कर दिया गया। लेकिन सवाल इस बात का ये है कि बाकी जो और टोटल 10 के राज्यसभा मेंबर हैं आम आदमी पार्टी के, राघव चड्ढा और संजय सिंह के अलावा आपने कभी कभार सुशील गुप्ता को बोलते हुए सुना होगा, लेकिन पंजाब के जितने बाकी एमपीज हैं राज्यसभा में, आपने कभी उनको हंगामा करते या बोलते नहीं सुना होगा। इसके दो कारण हैं। एक तो कारण यह है कि ये लोग हार्डकोर पॉलिटिशियन नहीं है। जो कुमार विश्वास ने आरोप लगाया था कि राज्यसभा की टिकटें बेची गई हैं, हो सकता है कि एक रूट ये हो जिनको राज्यसभा भेजा गया है। दूसरा रूट ये है कि ये लोग सीजन्ड या कैरियर पॉलिटिशियन नहीं है, इनको हंगामा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इनमें से कुछ लोग बिजनेसमैन होंगे, कुछ लोग बाकी प्रोफेशनल्स होंगे। इसीलिए उस बात को ध्यान में रखते हुए ये लोग अपनी इज्जत बचाने में लगे रहते हैं।
इनको कोई मतलब नहीं है कि केजरीवाल क्या कर रहा है, इनको भी पता है कि अब कोई ज़रूरी नहीं है कि अगली बार इनको रिपीट करना पड़े। तो एक बार मौका मिल गया, 6 साल के लिए आप राज्यसभा में रहिए, एक सोशल स्टेटस मिल जाता है और हो सकता है बंगला गाड़ी भी मिल जाए। और हालाँकि इनमें से लोगों को ज़रूरत नहीं है, कुछ एक को मैं जानता हूँ, दे आर वेरी वेल टू डू। तो कहने का मतलब ये है सर कि इस पूरे प्रोसेस के अंदर इनको कोई और ऑप्शन नहीं है, हंगामा ये करेंगे क्योंकि इनकी पार्टी के संस्कार वही हैं। अब एक मॉब पार्टी से आप क्या उम्मीद करेंगे? इनका कैडर कौन है? आज अगर मान लीजिए आम आदमी पार्टी का आपने जिक्र किया, आज अरविंद केजरीवाल को हटा दीजिए सीन से, उस पार्टी में बचता क्या है? कौन चलाएगा? कहने को इन्होंने बहुत बड़ी-बड़ी बातें की थी कि हम डेमोक्रेटिक होंगे और पार्टी को हम कंट्रोल नहीं करेंगे, डेमोक्रेसी होगी और हम 2 साल बाद चुनाव कराएंगे और एक ट्रांसपेरेंसी होगी। क्या केजरीवाल साहब में इतनी हिम्मत है आज कि वो कन्वीनर की पोस्ट छोड़ दें? है उनमें इतनी हिम्मत? जिस दिन वो कन्वीनर की पोस्ट छोड़ेंगे, वो आम आदमी पार्टी में नेग्लिजिबल हो जाएगी। तो कहने का मतलब ये है सर कि ये हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और जो संस्कार है वही होगा। और जिस तरह से हंगामा हो रहा है, ये उनके अपने संस्कार हैं सर, यही सीखा है उन्होंने। और वो कहां से सीखेंगे? जब बाकी जो इनके एजुकेटेड लोग थे या जो इनके इंटेलेक्चुअल लोग थे, वो तो सब पार्टी छोड़ के चले गए। अब तो इनको 2 ही लोग चाहिए, या तो मसल पावर या मनी पावर, तीसरा इनको कोई चाहिए नहीं। तो यही एक पूरा खेल चल रहा है। इन्होंने घोषणा की थी कि जब तक प्राइम मिनिस्टर मणिपुर पर बयान नहीं देंगे, तब तक हम पार्लियामेंट की कार्रवाई में हिस्सा नहीं लेंगे या चलने नहीं देंगे। हंगामा कर भी रहे हैं, लेकिन सरकार ने एक बड़ा दांव चल दिया है। सोमवार को दिल्ली संबंधी अध्यादेश लोकसभा में पास होगा, रखा जाएगा, पास हो जाएगा, उसमें किसी को संदेह नहीं है। अगले दिन यानी मंगलवार को 1 अगस्त को वो राज्यसभा में भी लाया जाएगा। क्या ये अब भी अनदेखी करेंगे उस बिल की? अब भी पार्लियामेंट से बाहर बैठेंगे, धरना देंगे, हंगामा करेंगे, या सरकार ने मजबूर कर दिया इनको कि शांति से बैठें और अध्यादेश पर चर्चा में भाग लें? देखिए, अब तो केजरीवाल साहब की मजबूरी है कि संसद चलवाएं। बीजेपी की कोई मजबूरी नहीं है, वो तो अपना बिल रखेंगे, जितने लोग संसद में होंगे वॉइस वोट से बिल ऑर्डिनेंस को कानूनी दर्जा मिल जाएगा। अब केजरीवाल साहब को सोचना है कि उनको इस पूरे तमाशे को विपक्ष के साथ बैठ के कि भैया इस पे यार चर्चा कर लो, कम से कम मेरा मुद्दा आ रहा है, इस पे थोड़ा सा सीरियस हो जाओ। अब इनके जो बाकी गठबंधन के लोग हैं, राहुल गांधी साहब, क्या केजरीवाल साहब के कहने पे संसद चलने देंगे? सवाल आज इस बात को लेके। क्या ममता दीदी केजरीवाल की बात मान के संसद और राज्यसभा में बहस का मुद्दा बनाने देंगी, चर्चा मांगेंगी या नहीं मांगेगी? अब तो जिस तरह से केजरीवाल साहब घूम रहे थे पूरी दुनिया में, अपने लिए समर्थन इकट्ठा कर रहे थे, अब तो वो डी डे आ गया है, अब तो वो परफॉर्मेंस डे आ गया। अब इनको समझ में आ जाएगा कल की वे कितने लोग इनके साथ हैं, कितने नहीं है, कितने लोग इनको इग्नोर कर रहे हैं, कितने वॉकआउट कर रहे हैं। राजनीति तो अब कल समझ में आ जाएगी आम आदमी पार्टी को, और उसका असर फिर आने वाले दिनों में हमें इनके गठबंधन पे देखने को मिलेगा। और उस गठबंधन के साथ साथ इनका जो सीटों का बंटवारा है उसको देखने को मिलेगा। तो कल की जो रणनीति है वो डिपेंड करेगी कि केजरीवाल साहब को बाकी ऑपोजिशन पार्टीज कितना ओबलाइज करते हैं। और अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आए, सेल्फ गोल करने की तैयारी है, क्योंकि अतीत में भी हमने देखा है कि प्राइम मिनिस्टर जब जब जवाब देते हैं किसी चर्चा का, तो बहुत शानदार तरीके से धुलाई करते हैं, फिर निचोड़ते हैं और सुखा देते हैं। तो इन्होंने क्या ये अपनी धुलाई करने के लिए अविश्वास प्रस्ताव लाने का फैसला किया है, या बाद में सोचा होगा इन्होंने कि ये क्या कर दिया? देखिए, कई चीजें क्या होती हैं कि सर कुल मिला के अभी तो इस पे नो कॉन्फिडेंस मोशन पे डेट आना बाकी है, लेकिन अब कुछ तो जनता को दिखाना है कि हम कर क्या रहे हैं। और अगर
ये आने वाले समय में अगर ये कुछ बता नहीं पाए कि क्या इश्यू है, क्या एजेंडा है, किन बातों को लेके ये उठाएंगे, क्योंकि इनके जब अविश्वास प्रस्ताव में जब इन पे ये कहा जाएगा कि आप बहस में हिस्सा लें, तो इनके पास मुद्दे तो होने चाहिए और जनता उस बहस को सुनेगी, देखेगी, क्योंकि वो तो लाइव टेलीकास्ट होगा। या ऐसा तो नहीं है कि इन्होंने अविश्वास प्रस्ताव मांग तो लिया कि भाई चले इस पे बहस हो और बहस वाले दिन ये खुद ही हंगामा करने लग जाए, ये भी पॉसिबल है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये एक कई फ्रंट पे एक साथ खेलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसका प्रॉब्लम ये है कि इनमें कोऑर्डिनेशन नहीं हो पा रहा है। और सबसे बड़ा जो झगड़ा है इस समय, ये जो इन्होंने कोलिशन बनाया है, इसका सबसे बड़ा झगड़ा ये है, इसमें दो चीजों की सबसे बड़ी कमी, एक नीति और एक नेता। ना इनका कोई नेता है जिसकी ये बात सुने। हर आदमी, जितने, जिसे कहते हैं ना कि टू मैनी कुक्स स्पॉइलिंग द ब्रॉथ, तो ये जितने लोग हैं ये कुल मिला के अलग अलग डायरेक्शन में इस ग्रुप को खींच रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी। और नीति नहीं है, आपने ग्रुप बनाया, उसका नाम रख दिया, लेकिन उस ग्रुप की नीति क्या है ये अभी तक तय नहीं हुई। अब कंफ्यूजन ये है कि जो बाकी लोग हैं, सारे पॉलिटिशियन हैं, सबको हेडलाइन चाहिए। अब उनको ये समझ में नहीं आ रहा कि जाके बोलेंगे क्या प्रेस में। क्या हम ये बोलेंगे कि साहब संसद में चर्चा होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, नो कॉन्फिडेंस मोशन आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, अब कौन डिसाइड कर रहा है। तो ये कुल मिला के स्थिति ऐसी है सर कि आने वाले समय में हमें देखना है, लेकिन जब तक नेता और नीति इनकी क्लियर नहीं होगी, ये एक झुंड के रूप में इधर उधर घूमते रहेंगे, इनको डायरेक्शन नहीं मिल पाएगा। आखिर में एक चर्चा हम सुप्रीम कोर्ट पर भी करना चाहेंगे सरदाना जी। ये देखने में आ रहा है कि पीआईएल के नाम पर बहुत सारे ऐसे विकास के कामों को रोकने की चेष्टा की जाती है सुप्रीम कोर्ट के जरिए। हमने सेंट्रल विस्टा के मामले में भी देखा, नई पार्लियामेंट के मामले में भी देखा। 3 कृषि कानूनों पर भी लोग पहुंच गए थे, उस पर तो लंबी बहस चली सरकार की तरफ से। सॉलिसिटर जनरल के अलावा साल्वे साहब भी शुरू में हमें दिखाई दिए थे पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट में पैरवी करते हुए। अनंत विषय हैं जिनको पीआईएल के जरिए वहां ले जाया जाता है, और जो राष्ट्र हित की योजनाएं हैं उनमें भी अड़ंगे लगाए जाते हैं, तरह तरह के बहाने। सेंट्रल विस्टा में भी पर्यावरण से लेकर के पता नहीं कितनी बातें जो हैं वो वहां दलील के रूप में रखी गई थी। यह अलग बात है कि सुप्रीम कोर्ट उनमें से अधिकांश मामलों में इनकी दलीलों से सहमत नहीं हुआ और उसने प्रोजेक्ट्स को हरी झंडी दिखाई। लेकिन टाइम तो किल होता है, और पैसा भी चाहे गवर्नमेंट का लगे या दूसरी पार्टियों का लगे, जहाँ से भी आ रहा होगा, पैसा भी बर्बाद होता है। सुप्रीम कोर्ट का वक्त बर्बाद होता है। 70,000 केस तो अकेले सुप्रीम कोर्ट में ही पेंडिंग पड़े हुए हैं। जी देखिए सर, किसी का पैसा बर्बाद नहीं होता, टैक्स पेयर का पैसा बर्बाद होता है। सुप्रीम कोर्ट पूरा का पूरा टैक्स पेयर के पैसे से चलता है। जितनी जो केसेस चल रहे हैं राज्य सरकारों की तरफ से, जो वकील खड़े होते हैं, उनको भी पैसा टैक्स पेयर ही देता है। मरता कुल मिला के टैक्स पेयर है, किसी की जेब से कुछ नहीं जा रहा है। जिस दिन हिंदुस्तान में एक कानून बन गया कि कोई भी पीआईएल अगर फाइल की जाएगी, उसका खर्चा जो पीआईएल कर रहा है उसको देना होगा, और उसके बाद चाहे वो सरकार की तरफ से हो, विपक्षी दल की तरफ से हो, इंडिविजुअल की तरफ से हो, तो मुझे लगता है एक डिसिप्लिन आएगा। पहली बात, पीआईएल के लिए कुछ मानदंड सुप्रीम कोर्ट ने बनाए हुए हैं। अब सवाल ये है कि क्या जो पीआईएल फाइल हो रहे हैं उनका पर्पस पॉलिटिकल है या पब्लिक वेलफेयर है। अगर वो पब्लिक वेलफेयर के नाम पे पॉलिटिकल एजेंडा को पुश करना चाहते हैं, तो ये सुप्रीम कोर्ट का विजडम है कि उनको एक्सेप्ट करता है या नहीं करता है। तो कुल मिला के सर स्थिति ये है कि हमें ये देखना होगा कि कुल मिला के जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट को एज ए प्ले ग्राउंड, एज जिसको हम कहते हैं कि एक पार्टी बनाया जा रहा है हर जगह अपने मुद्दों को रिजॉल्व करने के लिए, क्योंकि सरकार के आगे इनकी चल नहीं रही। अब सबको ये पता है कि जब कोर्ट में मुद्दा जाएगा तो सरकार पे एक रिस्ट्रिक्शन आता है।
पहले मुद्दा सब जुडिस होगा तो सरकार उसके ऊपर जब नोटिस आएगा तो सरकार कार्रवाई कर नहीं सकती, और अगर करती है तो सुप्रीम कोर्ट को ये कहा जाएगा सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि साहब इस पे स्टे लगवाइए या स्टेटस को मेंटेन कराइए जब तक सुनवाई पूरी नहीं होती। और उनको पता है कि सुप्रीम कोर्ट में अगर एक बार मुद्दा चला गया, कोर्ट की कार्रवाई शुरू हो गई, तो फिर पता नहीं फैसला कब आना है। बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा अगर नहीं है, जैसे फ्री बीज का मुद्दा है, शुरू में लगातार हियरिंग हुई, अब एकदम सब मुद्दा ठंडे बस्ते में चला गया। तो ये सुप्रीम कोर्ट के ऊपर है कि कब डेट देता है और कब उस पर कार्रवाई होगी। तो कुल मिला के ये एक टेक्टिक्स है। जैसे नो कॉन्फिडेंस मोशन इसलिए विपक्ष लेके आया है ताकि सरकार कोई बिल पास ना कर सके। इसी तरह से पीआईएल फाइल करके सरकारी काम में स्टे दिलवाना, उसका पर्पस ये है कि सरकार काम ना कर सके। अब ये सुप्रीम कोर्ट को सोचना है कि उनका जुरिडिक्शन क्या है और वो किस तरह से देश हित में निर्णय लेते हैं, क्योंकि सरकार तो काम अपना करेगी, सीधे तरह से नहीं होगा, दूसरी तरह से होगा, तीसरी तरह से होगा, और अगर ज्यादा प्रॉब्लम होगी तो फिर उसके अलग रास्ते भी हैं। तो कई तरीके हैं सरकार के पास, सिस्टम उनके पास है। कानून को जरूरी नहीं है कि हर बिल पास किया जाए, वो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर भी एग्जिस्टिंग कानून में निकाल के भी प्रोविजनिंग कर सकते हैं। तो बहुत सारे मुद्दे तो आप एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर या एग्जीक्यूटिव ऑर्डर निकाल के या गैजेट निकाल के आप कर सकते हैं। कहीं पे आपको डेफिनेशन बदलनी है, कहीं पे प्रोविजनिंग करनी है कानून में, एक्ट में, अपने आप में, उसके लिए आपको संसद चाहिए। और बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं जहां पे सरकार सिर्फ डेफिनेशन बदल रही है या एक दो लाइनें या वर्ड इंसर्ट कर रही है, उससे ही बहुत बड़ी फ्लेक्सिबिलिटी सरकार को मिल जाती है। फिर सरकार जैसे चाहेगी वैसे कंट्रोल करेगी। तो इसीलिए हर बिल को पढ़ना, उसके इम्प्लीकेशंस को समझना, उसमें सुझाव देना, जब तक ये नहीं होगा तब तक ऑपोजिशन का कंट्रीब्यूशन जीरो रहेगा और सरकार को ये पूरा प्लेग्राउंड खुला छोड़ के दे रहे हैं कि सरकार जो चाहे वो करे। और फिर बाद में बोलेंगे कि सरकार ने देखिए ये क्या कर दिया, ये देश हित में नहीं है, ये समाज के हित में नहीं है। तो सवाल ये है कि जब चर्चा हो रही थी, बिल जब संसद में आया था, तब आप कहाँ थे? आपके लोग क्या कर रहे थे? तब आप गायब थे संसद में। तो गलती किसकी? सरकार को जो सही लगा वो किया, आपको रोकने, उसको सुधारने के लिए ऑपोजिशन की जरूरत होती है। आपने अपना रोल प्ले नहीं किया तो इम्प्लीकेशन सब आप पे हैं। तो आप सरकार को दोष नहीं दे सकते, सरकार तो अपना काम कर रही है। ये तो तय है विजय जी के दिल्ली संबंधी जो अध्यादेश का स्थान लेने वाला बिल है, वो दोनों सदनों में स्वीकृत होने के बाद कानून बनने ही जा रहा है, उसमें कोई बाधा है नहीं। क्योंकि वाईएसआर कांग्रेस के जगन मोहन रेड्डी ने भी ऐलान कर दिया है कि हम सरकार के साथ हैं, समर्थन में है इस बिल के। नवीन बाबू ने भी कर दिया है, नवीन पटनायक ने। तो ये बिल तो अब रुकेगा नहीं, ये पारित हो जाएगा। मैं दो चीज़ें समझना चाहता हूँ आपसे। इसके बाद अरविंद केजरीवाल क्या करेंगे? नंबर दो, सुप्रीम कोर्ट ने जो संवैधानिक बेंच गठित की है अध्यादेश वाले मामले पर आगे विचार करने के लिए, वो क्या करेंगे? देखिए, जहां तक मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट को, ये मेरा पर्सनल व्यू है, जजेस की सोच अपनी होती है, मेरा ये मानना है कि जिस तरह से हम सेपरेशन ऑफ पावर की बात करते हैं, जब मैटर सब जुडिस होता है, कोर्ट में होता है, तो कोई तीसरी पार्टी को, खासकर लेजिस्लेटिव या एग्जीक्यूटिव को, ये कहा जाता है कि आप इंटरफियर ना करें। एक बार जब कोर्ट का ऑर्डर आ जाए तब आप उस पर जो व्यूज देने हैं, उस पर रिएक्शंस देने वो आप दीजिए, लेकिन जब मैटर सब जुडिस हो तो आप इंटरफियर ना करें। मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट को इंतजार करना चाहिए था, क्योंकि इस समय ये ऑर्डिनेंस है और इस पे इनफैक्ट एडवोकेट जो है सरकार के, तुषार मेहता जी, उन्होंने भी कहा था कि अभी ये संसद में चर्चा में जा रहा है, इसका फाइनल रूप क्या निकल के आएगा, एक बार आप उसको आने दीजिए, उसके बाद आप अपना इंटरप्रिटेशन करिएगा कोर्ट्स में। लेकिन मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने इसको जल्दबाजी में क्यों किया, क्यों उन्होंने पार्लियामेंट्री प्रोसीजर को कंप्लीट होने का इंतजार नहीं किया? क्या सुप्रीम कोर्ट इस तरह के जब मैटर पार्लियामेंट के अंदर विचाराधीन हो और ऑर्डिनेंस है और निश्चित रूप से वो बिल बनेगा, बिल जाएगा पार्लियामेंट में और चर्चा होगी, कानून बनेगा, उसके बाद रिव्यू करने का पूरा अधिकार सुप्रीम कोर्ट के पास था। जल्दबाजी करके
इस तरह के प्रावधान को लाना, क्या ये सही प्रेसिडेंस सुप्रीम कोर्ट खड़ा कर रहा है? मुझे नहीं लगता, क्योंकि हो सकता है आने वाले समय में जब भी ऑर्डिनेंस इशू हो, ऑपोजिशन पार्टी चली जाएगी कि साहब इसका रिव्यू करवाइए। तो कुल मिला के क्या हम एक सही हेल्दी परंपरा की शुरुआत कर रहे हैं? और कल को मान लीजिए अगर पार्लियामेंट में सब जुडिस मैटर पे चर्चा हो तो क्या सुप्रीम कोर्ट को अच्छा लगेगा? क्योंकि ये इनडायरेक्ट वे में आपका सरकार को ये एक प्रेशर टेक्निक है कि आप जो भी संसद में कर रहे हैं हम उस पर पहले ही एक नगाए रखे हुए हैं और आप थोड़ा संभल के करिएगा। तो इनडायरेक्टली क्या ये इन्फ्लुएंस करने की कोशिश नहीं? क्या ये सेपरेशन ऑफ पावर के खिलाफ नहीं है? ये गंभीर मुद्दे हैं जिस पे मुझे लगता है आने वाले दिनों में, संसद के बाहर, कोर्ट में और कोर्ट के बाहर अलग अलग फोरम पे इस पे सीरियस मंथन होना चाहिए कि क्या सुप्रीम कोर्ट इस पूरे प्रोसेस के लिए 10 दिन रुक नहीं सकता था? क्योंकि 20 तारीख को इन्होंने ऑर्डर दिया, एक महीने की बात थी, 20 जुलाई ना होके 20 अगस्त को ऑर्डर दे देते कि भाई अब ये संसद में पास हो गया, अब हम इसका निर्णय देखेंगे कि क्या ये संविधान के हिसाब से है या नहीं। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे थोड़ा सा एक प्रोएक्टिव अप्रोच या जुडिशियल एक्टिविज्म, अगर मैं ये कहूँ, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से लगता है। लेकिन जो आर्ग्यूमेंट सुप्रीम कोर्ट ने दिया है कि देयर इज ए कन्फ्लिक्टिंग व्यू बिटवीन टू पैराग्राफ्स, 239AA में जो पैरा 7 है उसको लेके उन्होंने कहा है कि ये कन्फ्लिक्टिंग दिख रहा है। कन्फ्लिक्टिंग दिख रहा है तो लेकिन ये अभी तो ऑर्डिनेंस है, तो राष्ट्रपति महोदय ने अपनी तरफ से इशू किया है, तो आप राष्ट्रपति के विजडम को क्वेश्चन कर रहे हैं। पहली बात, क्या सुप्रीम कोर्ट को ये उचित है? पहला सवाल। और जब ये ऑर्डिनेंस ऑलरेडी पार्लियामेंट सेशन में है तो ये तो जाना ही है पार्लियामेंट में, तो आप पार्लियामेंट सेशन खत्म होने का इंतजार कर लेते। हो सकता है कि आखिरी दिन ये पेश होता। तो जब पार्लियामेंट सेशन खत्म होना ही है तो इतनी जल्दबाजी किस बात की थी? तो मुझे लगता है यहाँ पे एक टेक्निकल मुद्दा है और आने वाले दिनों में सुप्रीम कोर्ट ने क्यों किया, किस लिए किया, इसकी चिंतन मुझे लगता है कि लॉ कॉलेजेस में, लॉ फैकल्टी में और बार काउंसिल्स में होनी चाहिए। केजरीवाल क्या करेंगे? शर्ट फाड़ करके छाती पीटेंगे क्या पार्लियामेंट के सामने खड़े होकर के? नहीं, उनका तो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा, कुछ पोस्टरबाजी होगी, कुछ आपस में। कुल मिला के एक बात उनको समझ में आ जाएगी कि भैया विपक्ष के भरोसे तुम अपना खेल नहीं खेल सकते। और केजरीवाल साहब, जहां तक मुझे लगता है, जब तक चुनाव आएंगे वो इस गठबंधन से बाहर हो जाएंगे। वो कहेंगे भैया मेरे तुम्हारे से मेरा पटरी नहीं जम रहा है, मैं अपनी दुकान अलग चलाऊंगा, तुम अपनी ढपली अलग बजाओ। तो कुल मिला के मुझे नहीं लगता कि केजरीवाल आने वाले चुनाव तक इस गठबंधन में साथ रहेगा, क्योंकि वो उसकी जो एम्बिशन है उसके अगेंस्ट है। किसी भी गठबंधन में शामिल होना केजरीवाल की पर्सनल जो एस्पिरेशन है, जो महत्वाकांक्षाएं हैं, वो गठबंधन का आदमी नहीं है सर, वो टीम प्लेयर नहीं है। उसको अपने जस्टिफिकेशन, अपने ईगो के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, उसको अपनी पावर चाहिए। ही इज ए पावर हंग्री पर्सन एंड ही वांट्स टू एंजॉय एट द कॉस्ट ऑफ टैक्स पेयर मनी। ये दो चीजें उसकी लाइफ में बहुत क्लियर है, मेरे को टैक्स पेयर का पैसा मिलता रहे और मुझे सत्ता मिलती रहे, तो उसकी जिंदगी सफल है। बाकी कोलिशन में क्या होता है, आइडियोलॉजी क्या है, क्या नहीं है, ऐसा कोई चीज नहीं है सर। बहुत बहुत धन्यवाद विजय जी, ओशियन नेटवर्क के दर्शकों के लिए इतना समय निकालने के लिए और कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने के लिए। थैंक यू सो मच। नमस्कार। नमस्कार, वंदे मातरम। वंदे मातरम।